हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के रिमेनिंग पार्ट की जो रह गया था। लिखिए, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने आपको 1D बॉक्स और 3D बॉक्स तक करवा दिया था। अब हमारा टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप। हाँ जी, क्या होता है पोटेंशियल स्टेप, जरा हमको बताइए। पोटेंशियल जो स्टेप होता है कुछ इस तरीके का एक पोटेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें बी नॉट लेंथ का जो पोटेंशियल है वो इस रीजन में होता है इनफाइनाइट लेंथ तक, जिसको हम x इज ग्रेटर देन 0 कहेंगे, और x इज लेस देन 0 वाले रीजन में जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, हम लिख देते हैं। चलो, यहाँ पोटेंशियल कितना है 0, और इस रीजन में पोटेंशियल कितना है v नॉट। हाइट कितनी है इसकी, b नॉट है। x बराबर 0 से लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है वो साई फर्स्ट कहलाएगा, और ये जो रीजन है वो सेकंड कहलाएगा। फर्स्ट साइड से रिलेटेड जो वेव फंक्शन है किसी भी पार्टिकल का वो साई फर्स्ट है, और सेकंड रीजन में मतलब पोटेंशियल वाले रीजन में किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई सेकंड। हम दो केस पढ़ेंगे। पहला जब E लेस देन वी नॉट हो। वी नॉट क्या होता है, पोटेंशियल की हाइट या पोटेंशियल की वैल्यू, और E क्या होता है, पार्टिकल की एनर्जी। जब आने वाले पार्टिकल की एनर्जी कम हो किससे, पोटेंशियल बैरियर से, तो उस केस में क्या होगा ये हम सर्च करेंगे। दूसरा केस हम लेंगे जब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो पोटेंशियल से, तो क्या होगा, इसको भी सर्च करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक या छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन फैक्टर और या कोफिशिएंट, और एक होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब परावर्तन गुणांक, और एक होता है पारगमन गुणांक। ठीक है, चलिए बात यह है कि यदि हम पहली कंडीशन की बात करें कि एनर्जी क्या है, छोटी है, और डेरिवेशन पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, पहले हम पूरा ड्राइव करवा चुके हैं। इस बार हम सीधा रिजल्ट लिखेंगे कि यदि पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल वैल्यू से छोटी हो तो वहाँ साई फर्स्ट मतलब इस पार्टिकल का पहले रीजन में जो वेव फंक्शन आता है वो आता है कैलकुलेशन के बाद आयटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयटा के एक्स, और के जो है वो है रूट, सबको याद होगा, 2me/h क्रॉस स्क्वायर। इसके अलावा ये किसको बताता है, ये बताता है इंसिडेंट वेव को या इंसिडेंट पार्ट को। ये क्या बताता है, ये बताता है रिफ्लेक्टेड पार्ट को। मतलब सर कोई भी वेव जो है पार्टिकल से रिलेटेड यदि इस फर्स्ट रीजन में आती है तो कौन बताएगा, ए ई की पावर आइटा के एक्स, और स्कैटरिंग के बाद जब वो वेव रिफ्लेक्ट होती है वापस जाती है तो इसको कौन बताएगा, बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। ठीक है, हम बात करें सेकंड रीजन की, तो इसी सिचुएशन में जो सेकंड रीजन में हमको वेव फंक्शन मिलता है हम सीधा लिख रहे हैं डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, और यहाँ पे जो एल्फा मिलता है वो कितना मिलता है, रूट 2m, हाँ जी, वी नॉट माइनस ई। कोई ई माइनस वी नॉट मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि पार्टिकल बड़ा है, पार्टिकल की एनर्जी छोटी है, पोटेंशियल बड़ा है, तो बड़ी चीज़ पहले आती है क्योंकि हमको ये पॉजिटिव लाना होता है। ठीक है, हाँ जी, सी वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा इसका रीजन हम बता चुके हैं। तो देखो कुल मिला के साई फर्स्ट हमको क्या मिल गया, ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, और साई सेकेंड हमको मिल गया डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। अब हमको एक बात बताओ, क्या सर, क्या सेकंड रीजन में पार्टिकल पाया जाएगा? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आती है, P बराबर साई सेकंड का स्क्वायर। पहले रीजन में तो पार्टिकल है ही, सेकंड रीजन में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। इसमें जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से डाउन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सब बात आ गई समझ में। और एक कंडीशन हमेशा जानते हैं, r प्लस टी बराबर क्या होती है, 1। वैसे तो इसमें एक और आता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सीधा सीधा E इज ग्रेटर देन वी नॉट पे। इसके लिए हम साई फर्स्ट चेक करें तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता, वो लगभग वही रहता है, ए ई की पावर आइटा के एक्स
प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। लेकिन इसमें जो साइज सेकंड होगा आपको पता है सी ई की पावर आइटा के डैश एक्स। व्हाट इज द के डैश? ये होता है, हाँ इस कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसको थोड़ा सा हमको उल्टा करना पड़ेगा। तो अब ई में से बी घटा दिया है तो एच क्रॉस स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आता है ये, ठीक है। यहाँ इस सिचुएशन में हमको, चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आती है आप सबको याद होगा, 1 माइनस, या माइनस आता है 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आती है, किसकी है ये वैल्यू? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, परावर्तन गुणांक आर की। और यहाँ हम दो इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं कि एनर्जी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं, आपको भी पता है कि पार्टिकल की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है या वापस आने की जो क्षमता है या रिफ्लेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होगी? कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएंगे हमारे लिए रिफ्लेक्शन कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यदि एनर्जी कम होगी पार्टिकल की तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यदि ई का वैल्यू वी नॉट के बराबर हो जाए, यदि ई का वैल्यू वी नॉट के बराबर हो जाए तो ये सिचुएशन हो जाएगी 0, ये सिचुएशन हो जाएगी 0। तो हमको ऐसा लगता है कि आर बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा। यदि हम इसके लिए डिज़ाइन करें तो आपको पता लगेगा, यदि ये ई अपॉन वी नॉट है ना, और ये है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो ये कोई पॉइंट है ई बराबर वी नॉट का, और आपको पता है कि ई बराबर वी नॉट पर आर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे ये घटता जाएगा। इस तरीके से आपको एक रिजल्ट मिलेगा। हम बात करें यदि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की, किसकी बात करें हम? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की। इसको हटा देते हैं, इससे हमारा कोई खास काम है नहीं। चलिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या कहता है? T बराबर 4 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई और 1 प्लस, ये तो सेम वही रहता है, 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बस हम वही कहेंगे कि ई बराबर वी नॉट पर हम क्या देख पाएंगे? ई बराबर वी नॉट पर वहाँ आर बराबर 1 था, और यहाँ से भी चेक करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये ऊपर वाला 0। तो ई बराबर वी नॉट पर टी बराबर 0। वैसे भी वहाँ से देख लो कि टी ई बराबर वी नॉट पे आर बराबर कितना आ रहा है? 1। और हम जानते हैं कि आर प्लस टी बराबर हमेशा क्या होता है? 1। सो इस सिचुएशन में जो हमको ग्राफ मिलेगा किसका? टी का और ई अपॉन वी नॉट का, तो आप खुद बता दीजिए। ये कोई पॉइंट है ई बराबर वी नॉट का, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा? टी का वैल्यू 0। तो ये ग्राफ यहाँ से चालू होगा। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे आप एनर्जी का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा। चलो जी, ये हो गया आपका पोटेंशियल स्टेप। इतना सा है, बस नोट कर लो, इसको हटा देते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर, मतलब आयताकार विभव प्राचीर। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर क्या होता है? आयताकार विभव प्राचीर। तो इसमें एक आयताकार विभव की दीवार होगी, वेरियर होगा, और हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है वो x बराबर 0 है और ये x बराबर a है। तो बताइए इसका विड्थ कितना है? a के बराबर। आपको पता है कि लेफ्ट साइड में इसका रीजन होगा और राइट साइड में ग्रेटर देन a हो जाएगा इधर, ठीक है। बस हो गया कार्यक्रम वही। ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये हमारा सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। यहाँ पे साई फर्स्ट होगा, यहाँ पे साई सेकंड मिलेगा, यहाँ पे साई थर्ड मिलेगा। दो ही कंडीशन डिस्कस करेंगे, जब एनर्जी लेस देन हो पार्टिकल के पोटेंशियल से, पोटेंशियल वेरियर से। और इसको डॉटेड करके बना देते हैं, ये नया स्टाइल है। तो यहाँ पार्टिकल जब जाएगा तो देखेंगे कि आर और टी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू आती है, और ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट पे सिमिलर रिजल्ट आते हैं, बस अल्फा की जगह के डैश हो जाता है, ठीक है। और इसकी हाइट हम एक बार वापस बना देते हैं। ये कितनी हाइट का है पोटेंशियल? वी नॉट का।
तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं। ई लेस देन क्या होगा, वी नॉट। जब पार्टिकल का जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम हो, तो ऐसे केस में देखो हम साई कभी पूछा नहीं जाएगा, वैसे अक्सर चांसेस कम है कि साई पूछा जाए, मतलब वेव फंक्शन पूछा जाए। तो हम सीधा लिखते हैं, इसके लिए जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस, हाँ जी, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए, सॉरी हम शायद उल्टा लिख दिए हैं, 4e, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, माफ़ी चाहते हैं, वी नॉट का स्क्वायर साइन, हम टी वाला लिख दिए थे, ये लो जी। हम यदि टी लिखें तो 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए 4e, हाँ जी, वी नॉट माइनस ई लिखना है ना, ई माइनस वी नॉट मत करना। आप कहेंगे सर इसको तो उल्टा ही करके लिख दिया, तो कुल मिला के आना क्या चाहिए, आना तो यही चाहिए, और ये तभी आएगा जब इस तरह का व्यवस्था होगा। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं, लेकिन जो कंडीशन पढ़ते हैं वो टी के लिए पढ़ते हैं। कैसे, सोचो, पहली कंडीशन तो ये है कि क्या बताओ, टी का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब टी से रिलेटेड एक वेव फंक्शन हमको मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है तो इसके अंदर इस तरीके से पाया जाएगा और फिर वापस से वो वेव फॉर्म में चलेगा। और शायद हम आपको बता दें, इसके अंदर जो पार्टिकल का वेव फंक्शन आता है वो इस पैटर्न पे आता है। इसमें कहीं आयटा तो नहीं आ रहा है ना, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी वेव फंक्शन में आयटा नहीं है, इसका मतलब उसमें ना तो साइन है ना कॉस है, तो उसका वेव फंक्शन कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए आप एक बात गौर करें, जब हमने आपको पोटेंशियल स्टेप पढ़ाया था तो बताया था इस तरीके से और ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ वेव फंक्शन था अल्फा एक्स का और यहाँ वेव फंक्शन था आयटा के एक्स का। आयटा का मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस आयटा कॉस एक्स। तो यहाँ वेव फंक्शन वेव फॉर्म में जाएगा और यहाँ वेव फंक्शन वेव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आयटा के एक्स में वैल्यू चलेगी, लेकिन यहाँ पे कैसे आती है, अल्फा एक्स में। ठीक है, अब ये अल्फा एक्स जो है प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, ये -2 अल्फा एक्स के इक्वल आएगा और ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल फर्स्ट रीजन से निकल के सेकंड में एंट्री करेगा, फिर थर्ड में जाएगा। ऐसे कब पॉसिबल है, जब टनल बने, सुरंग बने। तो क्या लिखेंगे, टी का वैल्यू कैसा मिल रहा है अपन को, फाइनाइट मिल रहा है। इसका मतलब सुरंगन प्रभाव या टनलिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा। क्या होगा, टनलिंग इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हो गया पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोचो यदि E बराबर वी नॉट हो जाए, E बराबर वी नॉट होते ही अल्फा टेंस टू 0, क्योंकि अल्फा का वैल्यू है क्या, एक्चुअली अल्फा का वैल्यू क्या है, वही है पुराना वाला वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो वी नॉट बराबर ई हो जाएगा तो अल्फा बराबर 0, और अल्फा बराबर 0 तो अल्फा ए टेंस टू 0। अब सोचो जब अल्फा ए टेंस टू 0 है तो साइन अल्फा ए बराबर अल्फा ए नहीं लिख सकते क्या? आपको पता है कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जब ये वैल्यूज़ इस टी में लिखोगे और अल्फा की वैल्यू ये वाली पुट करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है और पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, संभल के काम करना। 4 2 ये लो जी, ये रिजल्ट आएगा आपका। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या कहलाती है? ये ओपेसिटी कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपारदर्शिता। कुल मिला के कितना बड़ा हमारा विभव प्राचीर है ये हमको कौन बताता है? ओपेसिटी बताती है। ठीक है, अपारदर्शिता कहलाती है। कौन सा है? V0ma² 2h² याद होना चाहिए। तीसरी कंडीशन और पढ़ लेते हैं। ये जब अल्फा टेंस टू 0 था तब हमको ये मिल गया। आप सोचो अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा बहुत बड़ा हो, किससे बड़ा मान लें? अल्फा बहुत बड़ा हो 1 से, बहुत बड़ी वैल्यू है तो अब नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। और ध्यान रखना जो हम आप कंडीशन पढ़ा रहे हैं वो आरपीएससी में आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अल्फा ही बहुत बड़ा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमने सॉल्व अब नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे टी बराबर, हाँ जी, कहाँ से आएगा आंसर? यहाँ से आएगा।
तो देखो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आ जाए तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये लेस देन 1 हो जाएगी। यहाँ से साइन अल्फा ए ई की पावर अल्फा ए प्लस ई की पावर माइनस अल्फा ए बटे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 चला जाएगा ऊपर 16 ई वी नॉट माइनस ई अपॉन बी नॉट स्क्वायर। लेकिन स्पेस हमको थोड़ा सा कम पड़ गया है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और आती है ई की पावर माइनस 2 अल्फा ए। रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, वापस देख लो। टी का वैल्यू अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पेपर में क्या आया है वो हम बता देते हैं, है ना। ये लगभग इसके बराबर होता है 16 ई वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा है, और पेपर में आया था ये, चेक कर लेना। अब ये कोई और सिंबल के साथ दिया था आई थिंक, पर आया ये था प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े डेरिवेशन वो नहीं पूछेगा, कोशिश करेगा कि आपसे प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाए। माफ़ कीजिएगा यदि आपको ये फॉर्मूले सीधे याद नहीं हो रहे हैं, तो देखो इनको याद करने के लिए डिटेलिंग जानना जरूरी होता है, ये तो आपको भी पता है, पर कोई बात नहीं। अभी जो हमारे पास समय और परिस्थिति है उसमें इतना सा आप पढ़ लें, इन फ्यूचर में दोबारा मौका मिले तो डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन डिटेल में पढ़ोगे तब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठता है कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। आपको हम एक बार बता दें, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं। देखो एक काम कर लो, इसको कैसे याद करोगे। आपको याद है वो कौन सा श्रोडिंगर का समीकरण, एच का स्क्वायर बड़े 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई बराबर 0 कर लो या ई साई कर लो, एनर्जी टोटल ई साई मान लेते हैं, ठीक है। मानो फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं और वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल कितना है, बी नॉट है। तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, डेल साई फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर इसको ई को ले जाओगे तो 2m और यहाँ माइनस हो जाएगा वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर 0, और इसको हम मान लेते हैं के, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कुछ ये वाली, ये लो जी, सॉरी माइनस साई बराबर 0, और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है ए आइटा के एक्स, और यदि अल्फ़ा मानोगे तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा मानते हैं आई थिंक, तो अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा एक्स और बी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ जो हम मानते हैं ना वो अल्फ़ा या के होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ये समझ लें। और E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट में क्या करना है हम आपको बता दें, हम नहीं करवाएंगे, वहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे के डैश कर लेना है, इसीलिए हमने वो बताया था, जिससे आप ये ना करो कहाँ से आया। के डैश में क्या हो जाएगा, के डैश का मतलब है 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ के डैश कर लेना, आर और टी की वैल्यू यही रहेगी, किसमें, ग्रेटर देन वी नॉट में। चलिए यहाँ तक आप पोटेंशियल स्टेप और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर आयताकार विभव प्राचीर आप देख लें, फिर आपको करवाते हैं SHM। अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा देते हैं, आपको सबको पता है, उसके बाद भी सिंपल पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलिए सर बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर। ज़्यादा मुमाया में ना जाके सीधा सीधा बताओ ई एन की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, वैसे इसको एनर्जी आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और एनर्जी आइगन वैल्यू हमको मिलती है n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और वही n का जो वैल्यू है वो 0 से चालू होके 1 2 3, और 0 रखोगे तो एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, ये क्वांटम है। तो हम यदि 0 लिख दें तो हमको एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 सबको पता है क्या कहलाती है, ये 0 पॉइंट एनर्जी। इसके अलावा और हम डिटेल में बात करते हैं, इसका एक वेव फंक्शन भी होता है, और वेव फंक्शन जो होता है आप ध्यान रखना आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 रखोगे तो कितना आएगा 3/2, 2 रखोगे तो 5/2। इसका मतलब इनके बीच में जो गैप मिल रहा है वो एच क्रॉस ओमेगा का मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ऐसा करो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो इन सब में गैप कितना है, ये भी एच क्रॉस ओमेगा का गैप रखता है, तो इक्वल सेपरेशन रखते हैं ये, है ना, बराबर दूरी रखते हैं। ये वैल्यू सबको याद होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लो। ये एक हमारे पास वैल्यू आती है,
और यहाँ कितना मिलता है, एक मिलता है हर्माइट पॉलिनोमियल HNY और एक मिलता है -y²/2। हो सकता है किसी को इस पैटर्न पे याद ना हो तो उसके लिए y बराबर अल्फा x होता है, तो आप लिख सकते हो e⁻ -α²x²/2 और अल्फा भी डिटेल में जानना चाहते हो तो m⍵/h⁻²। ठीक है, कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 लिखना है तो psi1 आएगा, n बराबर 2 लिखना है तो psi2 आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि हम बात करें n बराबर 0 की, ठीक है, हम यदि इस 0 पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड वेव फंक्शन देखें, मूल ऊर्जा स्तर, मूल वेव फंक्शन, फंडामेंटल वेव फंक्शन, तो n बराबर 0 पे मिलेगा और h0 y की जो वैल्यू हमको मिलती है वो मिलती है 1। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये सममित होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? सममित। हमने सबके डायग्राम बनवाए हैं, सममित हमने सबके डायग्राम बनवाए हैं, सिमेट्रिक होता है। दूसरा बात करें, यदि n बराबर हम 1 ले लें तो h1 जो y मिलता है वो हमको मिलता है 2y। ये वेव फंक्शन कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें क्या आ गया, y। h ही डिसाइड कर देता है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल डिसाइड कर देता है कि वेव फंक्शन सममित होगा या असममित होगा। ठीक है, कैसे पता लगता है? ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये जो वेव फंक्शन है, यदि इसमें यहाँ 1 लिख दिया जाए तो ये कैसा है? सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। कैसे सिमेट्रिक है? y की वैल्यू प्लस लिखो या माइनस, पॉजिटिव ही आंसर देखा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो जैसे 1 लिखोगे तो सममित बन जाएगा, लेकिन 2y लिखोगे तो यहाँ हम एक ऐसे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिए जिसमें प्लस लिखोगे तो प्लस आंसर, माइनस लिखोगे तो माइनस आंसर। इसका मतलब एंटी सिमेट्री को शो करेगा। बात करें h2y की तो ये कितना आना, या याद है किसी को? यस सर। और h3y ये कितना आता है? 8y³ माइनस शायद 12y आता है, चेक कर लेना एक बार, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखो यहाँ तक। ठीक है, और हाँ, कुछ सीधे सीधे न्यूमेरिकल याद होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल सीधा याद होना चाहिए कि मूल अवस्था में, या ऐसे लिख दो psi0 मूल अवस्था के लिए, या मूल अवस्था में कण के चिरसम्मत या क्लासिकल लिखो, सीधा सीधा क्लासिकल बाउंड्रीज के अंदर किसी भी कण के मूल अवस्था में क्लासिकल बाउंड्रीज के अंदर पाए जाने की प्रायिकता याद है सबको? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, बोलते हैं। और ये प्रायिकता है कितनी? 84%। याद कर लेना सीधा सीधा, 0.84 आए तो भी ठीक है। और कोई पूछ ले आउट, मतलब क्लासिकल बाउंड्री से बाहर, 16%। ये मत कहना सर रटा रहे हो, ये RPSC है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे देती है। चलो सब आगे बढ़े। एक और याद रख लेना, वही मूल अवस्था के लिए आपसे पूछ ले कोई, किसके लिए? मूल अवस्था के लिए। तो मूल अवस्था में आपसे पूछ ले व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछ ले व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x², व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px²। ये पूछ सकता है। ये 0 आती है, ये 0 आती है, ये आती है h×2m⍵ और 2n+1। n किसके लिए है? हमने तो मूल ऊर्जा स्तर में पूछा है, तो इसको तो आप हटा दो तो ये आंसर आ जाएगा। और यदि आपको बढ़ा दे वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में n की वैल्यू दे दे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरीके से आंसर आता है। px² की बात करें तो h×m⍵/2 और यहाँ पे 2n+1। ये लो जी, हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी का तो जो लिखा है वो एक बार रिवाइज कर लेना, कम से कम इतना तो आप ध्यान रखना। और क्वेश्चन जो है वो एनर्जी से भी आ सकता है और ये आ सकता है, और ये भी देख लेना, वेव फंक्शन से तो कम ही आता है। ठीक है, चलो नोट कर लो आप, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इजी टॉपिक, उसका नाम है H एटम। कई सारे लोगों को डर लग जाता है इस टॉपिक से, कुछ बड़े बड़े
इसमें इक्वेशंस बनती हैं, लेकिन आपको जो इक्वेशंस लिखवाई है उनको अब ज़्यादा ना पढ़ें। आप तो ये ध्यान रखें कि H परमाणु का जो वेव फंक्शन है वो N-L-M के फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसको दो भागों में तोड़ के लिखते हैं। व्हाट इज़ द N? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दो भागों में तोड़ते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक हार्मोनिक पार्ट। ये R जो है N और L पे डिपेंड करता है, Y L और M पे डिपेंड करता है। पहले बात कर लेते हैं Y की। तो Y के कई सारी वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल Y00 की बात करें तो हमको कितना मिलेगा? 4 पाई। Y10 की बात करें तो कितना मिलेगा? ठीक बोल रहे हो आप बिल्कुल, cos थीटा। बात Y1-1 की बात करें तो कितना मिलेगा? याद है? 3/8 पाई। हाँ, साइन थीटा। हाँ, एक चीज़ और, नहीं सर आप एक चीज़ भूल गए, हमको पता है आप इसकी कह रहे हो। ध्यान रखना जी, हम आपको बता देते हैं डिटेल में। y यदि +1 लिखोगे तो आपका माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और y1-1 लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। कुल मिला के प्लस के लिए माइनस से पेयर होता है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन बात और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कितनी अच्छी बात है। यदि आप Y00 के लिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो एक लाइन निकल के आती है, ना तो इस वेव फंक्शन में cos थीटा है और ना इस वेव फंक्शन में फाई है। तीन वेरिएबल है हमारे पास, r थीटा फाई। तो इसमें थीटा भी नहीं है और फाई भी नहीं है। यदि इसमें थीटा भी नहीं है और फाई भी नहीं है तो ये होगा स्फेरिकली सिमेट्रिक, गोलीय सममित होगा। क्या होगा ये? गोलीय सममित। ध्यान रखना। बात करें 10 की तो 10 जो है उसमें क्या नहीं है? इसमें फाई नहीं है, और फाई नहीं है तो ये कैसा होगा? रोटेशनल सिमेट्रिक, मतलब घूर्णीय सममित। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कौन सा होगा? Y10 कैसा होगा? रोटेशनल सिमेट्रिक। चलिए अब बात करते हैं R की। R10, R कभी 00 नहीं हो सकता क्योंकि N की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है। तो R10 की बात करें तो कितना आता है? याद है किसी को? 2/√AQ e⁻⁻R/A। R, हाँ जी, कितना आएगा? गुड, 20। कितना आएगा जी? 1/ कितना लिख दें सर? 8AQ लिख दो और लिख दो 2-R/A e⁻²R/A। एक होता है R21, तो क्या लिखोगे? 24AQ R/A e⁻²R/A। इन तीनों के वेव फंक्शन आपको डिजाइन करवा रखे हैं। ये तो बिल्कुल रेडियल वेव फंक्शन जो है इस तरीके से डिजाइन होगा। ये कैसा होगा? ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, याद होगा शायद आपको। और इसको भी हमने आपको बनवा रखा है। ठीक है, और आप चाहो तो बना भी सकते हो। R e⁻, एक वैल्यू देगा और इसका हम यदि देखें तो कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा। आप कहेंगे सर आपकी इच्छा हो जैसे डिज़ाइन कर रहे हो। नहीं सर, हमारी नहीं चलती है यहाँ पे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका सबसे ज़्यादा चलता है, N-L-1। कई सारे लोगों को पहचान में आ गया होगा। हाँ, ये है नंबर ऑफ नोड पॉइंट। व्हाट इज़ दिस? नंबर ऑफ नोड पॉइंट, मतलब कटान जो बिंदु हैं, ये जो हाँ कट करता है उसकी संख्या है। कैसे पता चलेगा सर? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N? सर N की वैल्यू यहाँ पे 1 है। L की वैल्यू कितनी है सर? L की वैल्यू सर आपने 0 लिख रखी है, -1, आंसर कितना? 0। तो एक भी बार इस लाइन पे कट नहीं करेगा, ये ध्यान रखो। R00 है, ये R10 है, ये ये 20 है, ये 10 है और ये 21 है। ओके, यस सर। इसके लिए चेक कर लें। यस सर। तो 2 - 0 - 1 आंसर आ रहा है 1, तो एक बार कट करेगा, वो कर गया। यहाँ देखें तो यहाँ कितना आ रहा है? 2 - 1 - 1 = 0, तो कट नहीं करेगा। और वैसे भी याद करो
मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, x e की पावर -x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है, तो बना दिया। ठीक है, और भी याद कर सकते हो, 1 - x e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो बिल्कुल ऐसे बना दिया। और भी याद कर लो, e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ऐसे बना दिया। कुछ नया थोड़ी किया है। फिर भी कुछ बातें ध्यान रखो, यदि आपसे कुछ न्यूमेरिकल है उनको याद रखना। यदि आपसे साई 100 के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए आर की, औसत दूरी जिसको कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी है लेकिन आपकी बुक में औसत दूरी के नाम से है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो औसत दूरी कितनी आती है, सबको याद होगा 3a/2। ये क्या है, ये है 100 के केस में किसी भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक से पाए जाने की औसत दूरी। नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे पाया जाएगा, औसत दूरी 3a/2 पर। नहीं आया, इसका मतलब यह है नाभिक से इलेक्ट्रॉन 3a/2 औसत दूरी पर पाया जाएगा। लेकिन यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रायिकता वितरण की बात करें, तो उसके अनुसार r = a पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। क्या बोल रहे हैं हम, r = a पर पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम पाई गई किसके द्वारा, प्रायिकता जो डेंसिटी है या जो प्रायिकता वितरण है उसके अकॉर्डिंग। आपको हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था, डिफरेंशिएट करके r का डिवाइड करते हैं, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या है ये, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और बाकी का जो याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, है ना। एक प्रायिकता घनत्व भी होता है, उसको भी देख लेना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक न्यू टॉपिक, और उसका नाम क्या है, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि हमको इच्छा होता है कि हम ना पढ़ाएं उसको, पर कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, चलिए देखिए, आपको सबको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। ये मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था, मतलब चुंबकीय आघूर्ण को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रॉन स्पिन। मतलब हम चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करना चाहते थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन बीच में आपको पता है इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको एक नई क्वांटिटी माननी पड़ी, नई क्वांटिटी जो है वो इजाद करनी पड़ी। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन नेचर। अभी हम बात करते हैं डिटेल में, रिलैक्स रहिए। तो हमको बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आप जानते हैं सर, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑर्बिटल मोशन के लिए लिखा जाए तो GL, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, GL, और क्या लिखते हैं, GL EL वेक्टर अपॉन 2m, और हमको पता है GL = 1 होता है। और यदि आपकी इच्छा हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपकी इच्छा हो तो बता दो, बाकी का हमारा कोई खास ऐसा मूड नहीं है। हाँ सर लिखो, क्या तकलीफ है, ये जान पहचान का है कुछ। हाँ सर जान पहचान का तो है, बोर मैग्नेटॉन L वेक्टर अपॉन H क्रॉस। एक बात बताइए, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाता है, हम रिपीट कर रहे हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल मोमेंट को रखा जाता है तो उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी लगती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, U = P.E वेक्टर। वैसे ही यदि एक चुंबकीय क्षेत्र हो और इसके अंदर क्या हो, एक मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण रखा हो, तो सिमिलरली क्या आंसर आता है, m.v। तो हम आपसे पूछें कि यदि m मैग्नेटिक मोमेंट, b नॉन यूनिफॉर्म, एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, याद है वो डायग्राम, यहाँ हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। इस टाइप का डायग्राम बनाते थे ना आप स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता था वो, और इस तरीके से होता था, यहाँ से पार्टिकल निकलता था। तो ये है नॉन
नॉन यूनिफॉर्म जो बदलता हो, नॉन यूनिफॉर्म बी में जब किसी चुंबकीय आघूर्ण को रखोगे तो क्या मिलेगा, m डॉट v। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो m b cos थीटा। लेकिन ये जो b है ये z डायरेक्शन में लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। तो जाहिर सी बात है हमको जो m है वो भी z मिलेगा और v जो है वो भी z मिलेगा। तो हम लिख देते हैं पहले ही, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तो u बराबर आप mz और bz लिख सकते हैं, m और b सेम डायरेक्शन में है। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई डाइपोल रखा जाता है, जब कोई चुंबकीय आघूर्ण रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगेगा। कौन सा, F बराबर माइनस du बटे डी आर क्या है, दूरी, लेकिन आपको पता है ये तो z डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखोगे z, और आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट राशि है, ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म में बदलता है, तो माइनस mz बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा dBz अपॉन dz। तो लिखिए z डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है, आप याद रख लो, ये आता है। चलिए साहब आगे और डिटेल में बात करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। सोचो कोई फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, किसी भी चुंबकीय आघूर्ण के ऊपर। जब किसी भी चुंबकीय आघूर्ण पर फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और यहाँ उसको क्या कहते हैं, डेविएशन, क्या कहते हैं, विचलन। अरे ये देखा आपने, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो पुंज आता है वो इस तरीके से यहाँ पे, आपको याद होगा, कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ हमको क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। तो ये क्या होता है, डेविएट होता है। तो वो डेविएट हम मान लेते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माना एफ जेड बल लगने से ये चुंबकीय आघूर्ण एस दूरी विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में तो वेलोसिटी जीरो ही होती है, तो एस बराबर हाफ, ए का मतलब क्या है, फोर्स बटे मास, और टी का मतलब क्या है, दूरी बटे वेलोसिटी। कौन सी दूरी, जो मैग्नेट लगाई थी ना हमने अभी, याद है कुछ इस तरीके से, तो उसकी दूरी एल होती है, और वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं बी, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एफ जेड की वैल्यू आपको पता है, एस बराबर, हाँ जी एफ जेड बोलो तो एम जेड अपॉन स्मॉल एम, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। आप चाहो तो डी बी जेड अपॉन डी जेड भी लिख सकते हो, दोनों में अंतर कर देना। यह है जेड डायरेक्शन में लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण, यह है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। ये लो जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्लासिकल कहा जाता है कि माइनस एम से प्लस एम तक पूरा डेविएशन होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्या रिजल्ट मिलता है, वो कहती है क्लासिकल कि हमको ये जो माइनस एम और प्लस एम वाली लाइन मिली है ना, ये कंप्लीटली फिल होके आनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं आएंगी, क्वांटीकृत नहीं होंगी, क्वांटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हमको जो प्रैक्टिकली डेविएशन मिलता है वो क्वांटीकृत मिलता है, एक लाइन ऊपर मिलती है और एक लाइन नीचे मिलती है, बीच वाला खाली होता है। जबकि क्लासिकल क्या कहता है, माइनस एम से प्लस एम तक कंप्लीट हमको डेविएशन मिलेगा। तो अब क्लासिकल तो काम कर नहीं रहा है, तो फिर नई क्वांटिटी ईजाद की जाती है। हालांकि देखो बीच में एक और आता है एल को लेके, कॉन्सेप्ट कक्षीय मोशन को लेके, लेकिन हम उसको बताना नहीं चाहते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और टाइम टेकिंग है। तो बेटर ये रहेगा हम बात करें सीधा, एक नई क्वांटिटी मानी गई। ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी करता है। और कौन सी क्वांटिटी आई, स्पिन प्रचक्करण किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और ये कहा गया कि उसका एक जब मोशन स्पिन करेगा तो उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उसको हम एम एस से लिख सकते हैं। वो कितना आएगा, जी एस, बिल्कुल ऐसे लिखो, ई एस वेक्टर अपॉन 2m। ठीक है, चलो जी अब हम एस वेक्टर की वैल्यू देखें तो एस देखो किस डायरेक्शन में लगेगा, जेड डायरेक्शन में। तो हम एस जेड बराबर या एस बराबर सीधा सीधा एम एस इंटू एच क्रॉस लिख सकते हैं। हमारे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ये लो जी, स्पेस बन गया। तो हम क्या जानते हैं, जैसे आपको पता है कि एल वेक्टर बराबर क्वांटम में क्या होता है, एम एल एच क्रॉस, वैसे ही एस वेक्टर बराबर क्या लिख दिया, एम एस एच क्रॉस। और आपको पता है कि एम एस की वैल्यू हमारे पास दो होती हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ये बताएगा अप स्पिन को।
और ये बताएगा डाउन स्पिन को। ओके, तो चलिए साहब हम देखते हैं एम एस जी एस की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, और ई तो ठीक है, ओके, अपॉन 2m भी ठीक है, ओके। एस वेक्टर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एम एस एच क्रॉस, प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस माइनस 1/2 होता है, 2 से 2 चला गया, तो क्या लिखेंगे साहब, ई, ओके, एच क्रॉस, ओके, और एक काम करो भैया, इस 2 को छोड़ दो अभी, क्योंकि हमको वो माहौल बनाना थोड़ा सा, तो 2m और यहाँ से 2 बचा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ एच क्रॉस। तो देखो ये क्या बन गया, प्लस माइनस आगे ले आओ, म्यू बी, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा, एच क्रॉस। ये लो जी, तो अब आपके सामने आंसर आ गया, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा प्रैक्टिकली, क्या समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली, ये समझ में आ गया होगा कि हमको जो रिजल्ट मिलता है ना लास्ट में, इस तरीके का ये रिजल्ट जो मिलता है, ये बताता है अप स्पिन वाले मोशन को, जिसका वैल्यू कितना होगा, म्यू बी एच क्रॉस, प्लस में ये क्या होगा, म्यू बी एच क्रॉस, बीच में कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको क्वांटाइज्ड वैल्यू मिल रही है स्पिन के कारण। और भी एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो दे सकते हो। चांदी जो होती है सिल्वर में 47 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 46 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर होता है, अयुग्मित होता है। तो अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो L बराबर 0 स्टेट में होता है। L बराबर 0 स्टेट का मतलब S स्टेट, तो L बराबर 0 है। अब L बराबर 0 होने के बाद हम देखते हैं कि इस चांदी के लिए हमारे पास ये सिचुएशन मिलती है, तो कब मिल सकती है, जब L बराबर 0 स्टेट में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी स्पिन एक बार अप हो और एक बार कैसी हो, डाउन हो, और अप स्पिन के लिए क्या होता है, प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, और एनर्जी कितनी होती है, प्लस माइनस म्यू वी एच क्रॉस। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम पेपर में एक बार पूछा गया था, हालांकि आरपीएससी में नहीं आया, पर आ सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ध्यान रखना, एक तो होता है प्लस म्यू वी एच क्रॉस, और दूसरा होता है, इसको और अच्छे से देखो, ऐसे पूछा गया था, पता ही नहीं चलता कि सर क्या कह रहा है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, कभी कभार म्यू वी की वैल्यू भी रखवा लेते हैं। क्या होता है म्यू वी की वैल्यू पता है आपको, ई, हम ठीक लिख रहे हैं क्या, अरे भैया हम ठीक लिख रहे हैं कि गलती कर दी है कुछ, हाँ हमको ऐसा लगता है गलती कर दी है, रुक जाओ, क्या गलती कर दी है, और आप बोलते भी नहीं हो। एम एस बराबर क्या है, एम एस बराबर है 2, ओके, ई अपॉन 2m और एम एस एच क्रॉस, लेकिन हम ई एच क्रॉस अपॉन 2m लिख पाएंगे, तो यहाँ एच क्रॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब एच क्रॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या बनेगा, ये और ये आएगा नीचे। तो हमने क्या किया, एच क्रॉस का मल्टीप्लाई नहीं किया। आपको तकलीफ ना हो तो हम वापस करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमको बड़ा गंदा लगता है ऐसे जब हो जाता है ना, एक थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है, तो हम रिपीट कर देते हैं पूरी कहानी, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। एम एस बराबर बोलो तो क्या लिखेंगे, जी एस, ओके, ई एस वेक्टर ऑन 2m। देखो जी एस कितना है, 2 है, इसमें हम ऊपर एच क्रॉस का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ऊपर नीचे एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दिया। एस क्या है सर, एस अभी अभी आपने बताया एम एस एच क्रॉस, तो ये क्या हो गया जी, 2 इंटू म्यू भी हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एम एस और एच क्रॉस कट गया। अब एम एस की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस हाफ, तो अब बताइए एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम एस की 2 म्यू बी और प्लस माइनस हाफ, और एच क्रॉस नहीं आता है, प्लस माइनस हाफ होती है, ठीक है। और अब देखो 2 से 2 कट गया, तो एम एस की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस म्यू बी, ध्यान रखना भैया, है ना, थोड़ा सा एम एस बराबर म्यू बी एच क्रॉस नहीं आता, एम एस बराबर प्लस माइनस म्यू बी आता है। ये तो अच्छा है, पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू बी, और हमको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो प्लस म्यू बी, एक माइनस म्यू बी, और यहाँ पे हम देखें तो इसको लिख सकते हैं ई एच अपॉन ई एच क्रॉस अपॉन 2m लिख सकते हैं, और इसी को ई एच अपॉन 4 पाई m लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको यहाँ कैसे याद आ गया, हम आपको क्या बताएं कैसे याद आ गया, हमको ये बता सकते हैं, हमको क्या लगा कि यहाँ एक सामान जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, माफ़ करना, पहले क्या था, यहाँ एच क्रॉस था,
और यहाँ एच क्रॉस था तो हमारा क्या यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था, और नीचे क्या है कि 8 पाई एम बन रहा था। हमने कहा कि इसमें सामान ज़्यादा लग रहा है, इतना आता नहीं है, तो फिर याद आया कि कुछ ऐसा हुआ होगा। हम बात करें यदि प्लस स्पिन के लिए तो क्या लिखेंगे, ई एच अपॉन 4 पाई एन, और यहाँ माइनस के लिए बात करें तो माइनस ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये याद रख लेना। चलिए, ये हो गया स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट और ये एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया। एक बार हम वापस आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना, ये प्लस माइनस म्यू भी आता है, गलती इंसान से होती है, माफ तो कर ही सकते हो, आप तो भगवान के बराबर हो भाई। ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लें, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले चलो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। एक बात ध्यान रखें, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ध्रुवीय अणु, उनमें ही ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा पाया जाएगा। और ये जो है बिल्कुल रिजिड रोटेटर से रिलेटेड भी है, और इसको घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, आप सब चीज़ एक ही है। ये ध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं, जैसे H2O, इसमें क्या होता है, ध्रुवीय अणु का मतलब होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, जिसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। और यदि कोई सर अध्रुवीय होगा, तो यदि अध्रुवीय अणु है या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें होंगे वाइब्रेशनल, क्या होंगे उसमें, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होंगे। और ये किस में होगा, जैसे H2, जैसे CO2 वगैरह। तो आप क्या ध्यान रखोगे, ये होगा ध्रुवीय अणु में। दूसरा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पाई जाएंगे माइक्रोवेव रीजन में, किसमें, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में। इसकी जो एनर्जी है आप सबको पता है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i J+1, और J क्या है, यह है घूर्णन क्वांटम संख्या, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, हाँ जी, J बराबर 0 लिखोगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यदि हम मूल ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा अवस्था ज्ञात करें तो वो J बराबर 1 के लिए होगी, और J बराबर 1 के लिए देखेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i 1 + 1 × 1, तो हमको मिलेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन i। ठीक है साहब, बिल्कुल। आप चाहें तो E2 भी निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, और यहाँ से देखोगे तो 2 और ये आ जाएगा 3, यही आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन i। चेक कर लो, यही आ रहा है क्या, 2 + 1 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और आगे आप कैलकुलेशन धीरे धीरे कर सकते हो। बात करते हैं आगे। इसका एक होता है सिलेक्शन रूल। क्या होता है, सिलेक्शन रूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ण नियम। क्या कहते हैं जी, वर्ण नियम। ये होते हैं डेल्टा J बराबर ±1, और डेल्टा J बराबर यदि +1 है तो इसका मतलब J से हम जा रहे हैं J+1 में, और डेल्टा J बराबर यदि -1 है तो हम जा रहे हैं J से J-1 में। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होता है अवशोषण, एक होता है उत्सर्जन। तो सोचो, J से J+1 में जाएंगे, मतलब नीचे वाले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले में जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, अवशोषण, और ये क्या मिलेगा यहाँ पे, उत्सर्जन। क्या होगा यहाँ पे, उत्सर्जन होगा। इन जनरल हमको जो है डेल्टा J ±1 देखने को मिलता है, अवशोषण जो स्पेक्ट्रम है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे जितने भी ग्राफ होते हैं वो अवशोषण के लिए ही होते हैं। ठीक है, एक और है एनर्जी अंतराल देखें तो डेल्टा E बराबर, फॉर एग्जांपल जैसे हम चेक कर लेते हैं, अवशोषण के लिए चेक कर लेते हैं, तो J+1 - EJ चेक करेंगे तो हमको मिलेगा H क्रॉस स्क्वायर I J+1। ठीक है, ये मिलता है। इसको नए स्टाइल से भी लिख सकते हैं, आपको तकलीफ ना हो तो हम ऐसा लिख दें, बोल लिख सकते हैं, एक H क्रॉस एज इट इज है, दूसरा H/2π, और आप चाहो तो ऊपर नीचे 2π का मल्टीप्लाई करके क्या ऐसा लिख सकते हैं,
बोलो लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस एक नई क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं गुणन नियतांक, जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं J+1। तो आप चाहो तो एनर्जी भी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, तो h कर लो नीचे। तो ये क्या आ जाएगा h, जिसको हम डेल्टा न्यू कहेंगे, वो आ जाएगा 2b J+1। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आता है इसके साथ साथ घूर्णन टर्म या रोटेशनल टर्म या घूर्णन पद। ये क्या होता है? ये होता है Fj, और आप चाहो तो इसको EJ/HC लिख सकते हो, मतलब H×² 2i। यहाँ पे HC लिखोगे J+1। तो बिल्कुल वही बनाने का कोशिश करेंगे, H×H/4π। चेक करना, एक H यहाँ H/2π तो 4πi और HC और J+1। तो देखो H×4πi ये क्या बन जाएगा B, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा C और J+1। और ये जो है ये हमारे पास नई क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं घूर्णन पद। क्या कहते हैं इसको? घूर्णन पद। ये जो B बनाया है, ये जो B है ये होता है H×4πi, और ये होता है इसका मात्रक हर्ट्ज में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वाला होता है। और ये जो B होता है इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स में। किस में होता है? मीटर इनवर्स में। तो ये हो गया Fj। अब आप चाहो तो डेल्टा Fj भी निकाल सकते हो, कहीं स्पेस तो है ही नहीं। डेल्टा Fj भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डेल्टा Fj? Fj+1 -Fj, ठीक है, और वही मिल जाएगा, क्या मिलेगा? Vj+1, यही मिलेगा क्या? चेक करना पड़ेगा, नहीं 2bj+1। ठीक है, और ये B क्या है? यहाँ पे मीटर इनवर्स में। यदि F आता है ना, घूर्णन पद आता है, तो आप इसको मीटर इनवर्स में लिखोगे, और यदि फ्रिक्वेंसी आती है तो आप किस में लिखोगे? हर्ट्ज में। ठीक है, चलिए नोट कर लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। कंपन स्पेक्ट्रा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, दोनों को मिला के। सीधा सीधा बात है, ये नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है। दूसरा IR रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। इसके अलावा तो जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। इसकी जो एनर्जी है हम सीधा सीधा आपको लिख देते हैं, EV बराबर वही, आप कहेंगे सर ये क्या है? वही है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में ये माना जाता है कि हर एक मॉलिक्यूल SHM मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह व्यवहार करता है, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है, तो उसकी एनर्जी वही होती है। और चाहो तो वेव फंक्शन वही आ जाएगा, α√π 2n फैक्टोरियल n की पावर ½ HNY e⁻² 2, y बराबर कितना? αx, और अल्फा बराबर कितना? m⍵/h की पावर ½ ये उसका वेव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो v बराबर क्या है यहाँ पे? v बराबर वही 0, 1, 2, 3। 0 पॉइंट एनर्जी निकालना चाहें तो वही पुरानी आ जाएगी, h×ω0/2 आ जाएगी। सर इसका कोई सिलेक्शन रूल है क्या? बिल्कुल, इसका भी एक सिलेक्शन रूल है। और सिलेक्शन रूल क्या कहता है? वो कहता है डेल्टा V बराबर ±1 है। अच्छा जी, ओके। देखो जी, डेल्टा V बराबर वही, यदि +1 होगा तो V से कहाँ जाएंगे? B+1 में, ये शो करेगा अवशोषण को। और यदि डेल्टा V बराबर होगा -1 तो V से कहाँ जाएंगे? B-1 में, ये शो करेगा उत्सर्जन को। समझ में तो आता है ना आपको? ऊपर वाले में जाएंगे तो अवशोषण करना पड़ेगा, B से B-1 में आएंगे तो उत्सर्जन हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, ये तो उत्सर्जन अवशोषण तो एक होता है, जैसे हमने घूर्णन में घूर्णन पद पढ़ा, यहाँ होता है वाइब्रेशनल टर्म, मतलब
कंपन पद, ये क्या होती है, इसको जीवी से शो करते हैं। बेसिकली जीवी है क्या, ये है EV अपॉन HC। EV क्या है सर, B प्लस हाफ, H क्रॉस को क्या लिख सकते हैं, H अपॉन 2 पाई। चलो एक बार आपकी तसल्ली के लिए ओमेगा नॉट लिख देते हैं, आप कहोगे नहीं पता नहीं क्या कर दिया, HC। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो स्पेस खाली है, B प्लस 2, ये तो एज इट इज आएगा। हाँ जी, H अपॉन 2 पाई, ओमेगा नॉट क्या है 2 पाई न्यू नॉट, नीचे क्या है H इंटू सी, 2 पाई से 2 पाई, H से H। जी भी बराबर बोलो तो B प्लस हाफ न्यू नॉट बाई सी। याद है कुछ पुराने दिन, न्यू बराबर C अपॉन लेमडा। अच्छा, और यहाँ से न्यू बाई सी निकालें तो 1 अपॉन लेमडा, ये कहलाता वेव नंबर जिसको न्यू बार लिखते हैं। तो चलिए साहब वही बात, दिया आ गया न्यू बार। कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, GV1 माइनस GV बताओ। अरे भैया आपको पता है ये तो न्यू बार ही आएगा, H क्रॉस ओमेगा के इक्वली तो होता है, और क्या होता है, याद आ गया समझ में। चलो इसको हटा के अब क्या लिखेंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब हमारा टॉपिक है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। देखो जी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कुछ नहीं होते सर, जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो वाइब्रेशन के साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलते हैं, और टेम्परेचर की वैल्यू लगभग 250 K से 500 K के बीच में हो जाती है, तब ऐसा होता है। कुछ नहीं करना है, दोनों की एनर्जी लिख देनी है। तो E बराबर, हाँ जी, पहले वाइब्रेशन है तो V लिख दो, फिर रोटेशनल है तो R लिख दो। तो वाइब्रेशनल की एनर्जी कितनी होती है, जो पड़ी है वही होती है, H क्रॉस ओमेगा नॉट, प्लस ये भी वही पड़ी है, H क्रॉस स्क्वायर 2I J प्लस 1। ओके, चलिए इसके अलावा हम आपसे पूछें कि सिलेक्शन का रूल क्या होता है, डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 1, डेल्टा J बराबर प्लस माइनस 1। क्या है ये सिलेक्शन रूल है। क्या है ये जी, सिलेक्शन रूल। हम आपसे पूछें, क्या पूछें सर, एक आपको पता है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, याद है वो डायग्राम, ये होता है V बराबर 1, ये होता है B बराबर 0, मतलब पहला स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल, ये दूसरा स्पेक्ट्रम, और इसी के अंदर क्या होते हैं, रोटेशनल होते हैं। याद है आपको कुछ, ये क्या होता है 1 2 3, कौन सा 1, J बराबर 1, J बराबर 2 3 4, यहाँ से J बराबर 0 1 2 3 4। तो 0 से लेके 1 जो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इसके बीच में कई सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। तो सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा V प्लस माइनस 1, डेल्टा J प्लस माइनस 1, लेकिन V 0 से 1 में ट्रांजिशन करेगा, 0 से लेके 1 में ट्रांजिशन होगा किसमें, V में, वाइब्रेशन में। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको 3 वैल्यू मिलेंगी, किसकी, डेल्टा J की। वैसे तो 2 ही वैल्यू मिलती हैं, एक मिलती है -1 और एक बनती है +1। -1 की वैल्यू वही J से J माइनस 1, ये J से J प्लस 1, बीच वाली वैल्यू अलाउड नहीं होती। तो -1 में कौन सी ब्रांच मिलती है अपन को, P ब्रांच। कौन सी मिलती है, P ब्रांच। और यहाँ कौन सी मिलती है हमको, R ब्रांच। ठीक है, अब P ब्रांच की एक फ्रिक्वेंसी होती है, यदि हम बात करें किसके लिए, P ब्रांच के लिए। तो P ब्रांच की जब फ्रिक्वेंसी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एनर्जी का रेशो निकालते हैं इसका 1 और 0 के लिए, और हमने फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ हम सीधा लिख रहे हैं न्यू नॉट माइनस H क्रॉस अपॉन 2 पाई I J, ये किसके लिए आती है, P ब्रांच के लिए। और बात करें R ब्रांच की, तो न्यू R बराबर न्यू नॉट प्लस H क्रॉस अपॉन 2 पाई I J प्लस 1 होता है। ठीक है, यदि कोई पूछ ले फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ R ब्रांच, मतलब मूल आवृत्ति पूछ ले कोई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में क्या हो जाएगा, यहाँ J बराबर कितना ले लोगे, 0 ले लोगे।
तो कितनी आ जाएगी फंडामेंटल, न्यू नॉट प्लस एच क्रॉस अपॉन 2πi। चलो अब हम देखेंगे एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, दैट इज द रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा होता क्या है, इसको पहले समझो। जब किसी भी ईएम वेव का स्कैटरिंग, ईएम वेव का मतलब फोटोन, जब किसी भी फोटोन का स्कैटरिंग किसी द्रव अवस्था के साथ, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन, ठीक है। जब किसी भी फोटोन का स्कैटरिंग किसी द्रव अवस्था के साथ या किसी द्रव के साथ करवाया जाता है, तो स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है, जो प्रकीर्णित फोटोन है, उसकी आवृत्ति या तो घटेगी या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। अब आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। चलो, या तो हमने जो बोला उसको लिख लो, और नहीं लिखना चाहते तो हम लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब लिखो एक बार, हम लिखवा देते हैं, जरूरी है ये बात। जब ईएम वेव का या किसी फोटोन का प्रकीर्णन द्रव के साथ होता है, तो प्रकीर्णित मतलब स्कैटर्ड फोटोन की ऊर्जा, और ऊर्जा से संबंधित क्या होता है, आवृत्ति। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति, हाँ जी, 3 केस होंगे। ऊर्जा बढ़ेगी, दूसरा होगा ऊर्जा घटेगी, तीसरा होगा ऊर्जा नो चेंज, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा बढ़ेगी तो हमको मिलेंगी स्टॉक लाइंस, यदि ऊर्जा घटेगी तो हमको मिलेंगी एंटी स्टॉक लाइन, यदि ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हुआ तो हमको मिलेंगी रेले लाइन। कौन सी लाइन, रेले लाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी स्टॉक की होती है, इसकी कम होती है। एक होता है रमन वाइब्रेशनल, मतलब कंपन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक पढ़ेंगे रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम। तो रमन ने कंपन के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया, डेल्टा न्यू बार निकालना चाहते हैं तो वो आता है न्यू नॉट बार प्लस माइनस, आपको पता है न्यू बार से लिंक करने वाला हमारा कंपन पद कौन सा होता है। चलो ऐसा करो, पहले तो उसका सिलेक्शन रूल लिखो। सिलेक्शन रूल क्या कहता है भाई, देखो इसमें थोड़ा सा लगाता है, जीरो भी शामिल होती है, ये ध्यान रखना। रमन स्पेक्ट्रम में हम डेल्टा बी बराबर जीरो भी अलाउड करते हैं, और हमको यहाँ जो मिलता है डेल्टा न्यू बार, वो मिलता है न्यू नॉट प्लस माइनस जी वी प्लस 1। ये कौन सा है, ये कंपन पद है, और ये किसके लिए एक्सप्लेन किया जाता है, वेव नंबर के लिए। आप चाहो तो पेज पलट के देख सकते हो, हमने करवा दिया है। इसका आंसर क्या बताया था, याद है किसी को, ये हमेशा कितना आता है, या तो ओमेगा नॉट बार लिखो या आप लिखो न्यू बार, ठीक है। इस तरीके से इसको ओमेगा नॉट बार भी लिख सकते हैं और न्यू बार भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं, एक आता है रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम। और ध्यान रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो इसका सिलेक्शन रूल है 0 + -2, 1 नहीं है, 0 + -2। सिलेक्शन रूल ही पूछ लेता है बहुत बार। तो यहाँ जो हमको आंसर मिलेगा
यहाँ एफ जे आएगा और एफ जे को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 4b जे प्लस 3/2 आता है। याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गया रमन स्पेक्ट्रम और ये हो गई हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए, और आप रिलैक्स होकर सारी चीज़ें पढ़ें। क्वेश्चन सरफेस से ही आएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे। यदि आपने इस सीरीज़ को भी बहुत बेटर तरीके से देखा है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।